राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर गांव में 70 वर्षीय महेश जी रहा करते थे। महेश जी एक सरकारी अफसर हुआ करते थे, लेकिन 3 साल पहले वह रिटायर हो चुके थे। महेश जी का गांव में अपना एक खूबसूरत सा मकान था। महेश जी अपनी पत्नी के साथ जहाँ सुख पूर्वक रहा करते थे, लेकिन समय कब किसका बदल जाता है इंसान कुछ कह नहीं सकता। एक दिन ऐसा आया कि जब महेश जी की पत्नी 65 वर्ष की उम्र में बीमारी को न सहन कर पाने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। महेश जी 2 सालों से अब अपने घर में अकेले रह गए थे। बेटी की भी शादी उन्होंने दिल्ली शहर में ही कर दिया था। उनका दामाद सूरज और बेटी नम्रता दिल्ली में ही रहा करते थे। महेश जी का एक बेटा नितिन, वह दिल्ली शहर में ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के दौरान ही उसने एक लड़की को पसंद कर ली, जिसका नाम शिखा था। शिखा भी नितिन के कंपनी में ही नौकरी करती थी। शिखा के माता पिता नितिन को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए, तो नितिन ने अपने बूढ़े पिता को बताना उचित नहीं समझा और शिखा के माता पिता के साथ ही मिलकर अपनी शादी शिखा के साथ कर लेता है। वहीं दिल्ली शहर में नितिन की बहन भी थी, लेकिन उसने अपनी बहन और जीजा को भी बुलाना उचित नहीं समझा। कुछ समय बीतता रहा। महेश जी घर में अकेले पत्नी के जाने के बाद अब बहुत परेशान से रहने लगे थे। महेश जी से घर का काम नहीं होता था। पत्नी के रहते कभी उन्होंने किचन में काम नहीं किया, लेकिन अब मजबूरी यह थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बहू का हो गया और बेटी अपने ससुराल की। पत्नी इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी। तो जीवन चलाने के लिए महेश जी को खुद ही अपने लिए 2 रोटी बनाना पड़ता था। इसमें भी महेश जी ने अपना सुख ढूंढ लिया और 2 रोटी बनाकर खाते, भगवान का भजन करते और अपने अच्छे दिनों को जो बीत गए थे उसे याद करके रो लिया करते थे। लेकिन एक दिन महेश जी के घुटने में अचानक से दर्द उठा। वह गर्म पानी से सेक किए, हल्दी का लेप लगाए। गांव के लोग जितना बताते गए महेश जी करते गए, लेकिन सब करते करते पूरा 3 महीना गुजर चुका था। घुटने का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। महेश जी अब हॉस्पिटल में दवाइयां भी लेने गए। डॉक्टर ने उन्हें दवा दिया। पहले तो 1 हफ्ते की दवा, फिर 15 दिन की, ऐसे करते करते हॉस्पिटल की दवा भी पूरे महीने खा लिए, लेकिन घुटने का आराम नहीं हुआ। एक्सरे भी निकाला तो भी कुछ खास समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि दिल्ली के एक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर को आप दिखाइए। महेश जी घर आकर अपने बेटे नितिन को फोन लगाए। बेटा, डॉक्टर ने मुझे दिल्ली के बड़ी हॉस्पिटल में घुटने की जांच के लिए लिखा है। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने दोगे? मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं वहां अपने घुटने की दवा करवाकर वापिस आ जाऊंगा। नितिन ने सकचाते हुए कहा, पापा ठीक है, मैंने कब मना किया है? यह भी तो आपका ही घर है, आप जब कहे मैं लेने आ जाता हूँ। महेश जी ने कहा, बेटा ज्यादा देर मत करो, वैसे भी अब 7-8 महीने गुजर चुके हैं। देसी दवाइयाँ, डॉक्टर की सारी दवाइयाँ भी मैं खा चुका हूँ। अब तो मुझसे एक पैर जमीन पर रखा नहीं जाता। नितिन ने दूसरे दिन ही अपने पिताजी को बुलाने का फैसला किया और घर जाकर पिताजी को अपनी ही कार से बुलाकर ले आया। बेटे के घर आते ही जब बेटा डॉक्टर के पास महेश जी को लेकर गया, तो वहां उसने साफ पूछ लिया, पापा आप इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, आपके पास पैसे हैं कि बस ऐसे ही चले आए हो? महेश जी बेटे की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बेटा ऐसे बात कर रहा है कि जैसा कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हो। क्या यह अपने पिता की दवाइयों में पैसे लगा देगा तो इसे पाप लग जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मन को समझाते हुए कहा। फिर बोले, बेटा मेरे
कुछ पैसे लेकर आया हूँ। वह अपने खेतों में जो फसल हुई थी उसी को बेच दिए थे, क्योंकि अकेले खाने वाले थे और खेती किसानी भी उनकी कुछ अच्छी ही हो जाया करती थी। इसीलिए वह पैसे लिए थे। वह सारा पैसा अपने बेटे के हाथ में देते हुए बोली, बेटा, यह लो पैसा, और मेरा पेंशन भी आता है, तो यह मैं अपनी बुक भी लाया हूँ। बैंक का पेपर है। जब अगले महीने की पेंशन आ जाएगी, अब ये महीना तो खत्म होने ही वाला है, तो तुम जाकर बैंक से निकाल लेना। तुम्हें पैसे की परेशानी नहीं होगी। अब जाकर नितिन को थोड़ा मन में शांति मिली थी। फिर वह अपने पापा को हॉस्पिटल में दिखाने ले गया। बड़ी हॉस्पिटल थी। खर्चा कुछ ज्यादा ही होने वाला था, लेकिन नितिन को अपने जेब से खर्च नहीं करना पड़ा। महेश जी जो पैसे लाए थे उसी से उनकी दवाइयां अच्छे से हो रही थी। डॉक्टर ने उनके घुटने का ऑपरेशन करने को बोला, तो पैसे पहले से ही महेश जी के पास था। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी हुई और ऑपरेशन भी हुआ। महेश जी हॉस्पिटल में 15 दिनों तक रहे। फिर छुट्टी करके जब वह घर आए, अब उनका दर्द कम हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें दर्द की दवाइयां लिख दी थी। घर से ही अब उन्हें 10 दिन 15 दिन में चेकअप करवाने जाना था। इसीलिए महेश जी ने सोचा, कुछ दिनों तक और बेटे के घर रुक जाता हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मुसीबत अभी बाकी है। पैर का दर्द जो मुसीबत था, उससे भी बड़ी समस्या उनके जीवन में आने वाली है। अब वह घर पर आ गए थे। उनकी बहू शिखा, जो आज तक ना ससुराल गई थी, ना ही अपने सास ससुर या फिर अपने ससुराल वालों को अपना समझती थी। सास तो इस दुनिया में थी नहीं, फिर भी वह ससुर को अपना कहाँ समझती थी। ससुर को अब 2 टाइम खाने की जरूरत थी, तो शिखा ने साफ कह दिया था, इस बूढ़े गवार को गांव से लाकर रख तो दिए हो, तो यह मत सोच लेना कि मैं इसे खाना बनाकर दूंगी, इसकी सेवा करूंगी। ना मैं तुम्हारे माता पिता को देखकर शादी की थी और ना ही मैं उन्हें पहचानती। शिखा ड्यूटी पर चली जाती थी और महेश जी घर पर अकेले पड़े रहते। थोड़ा बहुत नितिन उन्हें मदद कर दिया करता था, जैसे कि उनकी दवाइयां दे देना, उनके कमरे में पानी रख देना, और शिखा जो खाना बनाकर खुद टिफिन लेकर चली जाती थी। जो भी बचा रहता तो वह महेश जी को दे देता था। लेकिन शिखा इतना ज्यादा खाना नहीं बनाती कि महेश जी का पेट भर पाए। महेश जी बार बार नितिन को बुलाकर कहते, बेटा, कुछ खाने को हो तो लेकर आ, भूख लग रही है। महेश जी हमेशा से गांव में शुद्ध हवा पानी में रहते थे, और मानना भी है कि गांव के शुद्ध हवा पानी में रहने वाले लोग बाहरी चीजों का उपयोग नहीं करते, जैसा कि पिज्जा बर्गर समोसा यह नहीं खाते। इसीलिए वह पेट भर का भोजन ही खाते हैं। शहर के लोगों की अपेक्षा गांव के लोगों का आहार कुछ ठीक ठाक ही होता है। इसीलिए उन्हें शहर की 2 पतली पतली पराठे में कहाँ उनका पेट भरने वाला था। इसीलिए वह नितिन से खाने को मांग कह दिया करते थे। एक दिन नितिन भी चिढ़कर बोला, पापा, आप दिन भर खाने खाने की बात करते हो। आपको अपनी बहू की आदत पता है ना, कि वह 6 पराठे बनाती है, 2 अपने लिए टिफिन में लेकर चली जाती है, 2 मेरे लिए, 2 आपके लिए छोड़कर जाती है। फिर आपका पेट उतने में नहीं भरता, तो कौन आपके लिए पूरा दिन काम करे। जरा आप उठकर पानी और दवाइयां ले लिया करो। अब तो थोड़ा बहुत आप जमीन में पैर रोप सकते हो। महेश जी ने सोचा, बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब नितिन भी जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता, तो महेश जी एक लाठी का सहारा लेकर और दीवार के सहारे धीरे धीरे उठकर पानी ले लिया करते थे, दवाइयां लेते थे, यहाँ तक कि वह किचन में भी जा सकते थे। लेकिन बहू ने सख्त मना कर दिया था कि इस बूढ़े गवार को मेरे किचन में मत आने देना। महेश जी अपने घर में पत्नी के जाने के बाद कुछ कच्चा पक्का बनाकर खाना सीख गए थे, लेकिन बहू उन्हें किचन में जाने नहीं देती थी।
तो वह भी बहुत परेशान थे। क्या कर सकते थे। अब एक दिन नितिन घर पर नहीं था तो महेश जी अपने ही घर के सामने वाले फ्लैट में पड़ोसी के घर दरवाजा खटखटाए और बोले, भाई कुछ खाने को बचा हो तो दे दो, मुझे भिखारी मत समझना। मैं ये नितिन का पिता हूँ। बात ये है कि मैं बाहर जा नहीं सकता, मोबाइल से खाना बना मंगाना मुझे आता नहीं है, बेटा बहू ऑफिस गए हैं। तो पड़ोसी को दया आई, उन्होंने दोपहर का बचा हुआ सब्जी और चावल दे दिया तो महेश जी खा लिए। महेश जी को अब जब भूख लगती तो वह उसी बिल्डिंग में अपने ही पड़ोसियों के घर पहुंच जाते। अब सबको पता चल चुका था कि यह नितिन के माता पिता हैं, जो अच्छे इंसान थे, बचा खाना रहता दे देते। लेकिन एक दिन गलती से महेश जी एक फ्लैट में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोली तो बार बार बेल बजाने लगे। उसमें से एक नक्चढ़ी सी लड़की 24-25 साल की थी, दरवाजा खोलने आई और बोली, अंकल आप इतना जोर जोर से बेल क्यों बजा रहे हो, आपको तमीज नहीं है कि बेल एक ही बार बजाते हैं, अगर नहीं खुला तो वेट करो या चले जाओ, फिर दरवाजा क्यों फटफट करके तोड़े दे रहे हो। बेटी क्या तुम मुझे जानती हो। हाँ मैं आपको जानती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि आप इसी बिल्डिंग के हर मेंबर्स के दरवाजे को खटखटाकर उनके यहाँ से खाना मांगते हैं, और आज शायद मेरे घर पर भी खाना ही मांगने आए होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर की थी। तो महेश जी ने कहा, बेटा उसमें कुछ बचा हो तो मुझे दे दो। उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सो सैड, यह कैसे देहाती अंकल हैं, कैसे दे दूं। अरे मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और जो बचा भी था वह मैंने फेंक दिया। अब मेरे यहाँ से जाओ, खाना नहीं है, प्लीज दोबारा मेरे घर पर मत आना। महेश जी को आज कुछ नहीं मिला, वह उदास चेहरा लेकर अपने घर पर वापस चले गए। भूख उनसे बर्दाश्त हो नहीं रही थी तो वह किचन में चले गए। कुछ नहीं दिखा, ब्रेड का पैकेट था जिसमें से कुछ ब्रेड खुला हुआ निकल गया था। महेश जी तवा चढ़ाए और थोड़ा सा तेल डालकर उसी ब्रेड को गरम करने लगे। तभी उनकी बहू आ गई। उसने देखा कि किचन में से आवाज आ रही है। वह किचन में गई और अपने ससुर को एक पैर में खड़े दीवार के सहारे एक हाथ से ब्रेड सेकता हुआ देख आग बबूला हो गई। छी छी छी, यह बुढ़ा हॉस्पिटल से आया तो अभी तक अच्छे से नहाया नहीं और किचन में आकर बदबू फैला दिया। मैंने इसे मना किया था ना। वह गुस्से से वहीं पर अपने ससुर का हाथ उसी तवा में दबा दी। महेश जी चिल्ला पड़े, छोड़ बहू, क्या कर रही है, मैं जल गया। नितिन नितिन मेरा हाथ छुड़ा। एक हाथ से तो वह दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। वह जोर जोर से चिल्लाते रहे लेकिन कोई उन्हें बचाया नहीं। वह हाथ को फूंकते हुए किचन से बाहर आए और बैठकर रोने लगे और मन में सोचने लगे कि यदि आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो शायद मेरे साथ यह नहीं होता। मैं क्यों बेटे के पास आता, क्या यह मेरा घर नहीं है। मेरे घर में मेरे बेटे बहू का अधिकार है। मैंने हर एक चीज अभी तक बचा के रखी है कि यह मेरे बेटे के लिए मेरे मरने के बाद होगा। लेकिन यह मेरे बेटे का घर, क्या मेरा घर नहीं है। क्या इस बेटे ने इस घर को अकेले ही खरीदा है। यह सोच सोच कर अब उन्हें रोना कम और गुस्सा ज्यादा आने लगा था। शाम को जब नितिन आया तो वह कहने लगे, तेरी पत्नी मुझे इस घर में एक नौकर भी नहीं समझती। अरे मैं इतना गंदा हूँ, जो किचन में जाऊंगा तो किचन में बदबू आने लगेगी। तू यह मत भूल कि तू इसी पिता की औलाद है, जरा अपनी पत्नी को समझा। नितिन शायद अपनी पत्नी से डरता था। उसने बोल दिया, पापा आप जब से आए हो मेरे घर का माहौल बिल्कुल तनाव भरा हो गया है। आप यहाँ अपने घुटने की दवा करवाने आए हो।
तो शांति से करवा लो और भगवान के लिए अपने घर वापस चले जाओ। मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। बेटे के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर महेश जी का मुंह खुला रह गया। अब तो बहू उन्हें ना तो खाना देती थी और ना ही किचन में जाने देती थी। वही 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम। महेश जी दवा खाते पूरा पेट जलता रहता था। उन्हें आधी गिलास दूध भी बहू नहीं देती थी। यहाँ तक कि जब नितिन ऑफिस जाता तो कहता, पापा हाल में इस तरह से दवाइयों का पैकेट इधर उधर गिलास चश्मा पेपर फेंक कर मत रखना। हम लोगों के आने से पहले घर को साफ सुथरा कर देना। नहीं तो आपको पता है ना कि शिखा को इधर उधर फैली हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। वह घर में आते ही गुस्सा करना शुरू कर देगी। महेश जी अब धीरे धीरे घर के काम कर दिया करती थी। जब बेटा खुद काम बोलकर जाता था तो उन्हें करना ही पड़ता। हॉल में झाड़ू लगा देते, सामान इधर उधर जो सुबह बेटा बहू रखकर जाते वह सही तरीके से सही जगह पर रखते। अपना काम तो खुद करते ही नहीं थे, लेकिन उन्हें पेट भर का खाना ना मिलता। बंद घर में पूरा दिन भूखे तड़पते रहते और सोचते, काश मैं अपने घर पर होता तो खुद से बनाकर खा लेता। अरे वहां तो गांव में किसी से भी कह देते तो उनके घर में दूध लाकर दे देता। और वैसे भी महेश जी के पास पैसे रुपए की कमी तो थी नहीं। जब से आए थे बेटा उनकी ही पेंशन निकाल कर घर के खर्चे किया करता था। उन्होंने कई बार कहा भी कि मेरे ही पैसे से मुझे फल लाकर दे दे, लेकिन नितिन ने यही कह देता, टाइम नहीं मिला पापा, पैसे खत्म हो गए थे। रोज एक नया बहाना बना देता था। महेश जी अब अपने बेटे और बहू की हरकतें तो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। एक दिन शिखा ऑफिस से आने के बाद हॉल के सोफे में ही मोबाइल छोड़कर अपने बेडरूम में आराम करने चली गई तो उसका फोन बज उठा। महेश जी अभी अभी सोफे में कपड़े से फटका मार रहे थे। एक पैर से लंगड़ाते हुए घर के काम ही कर रहे थे तो शिखा का फोन बजता हुआ देख वह उठा लिए। वह फोन उनके बेटी नम्रता का था। हेलो हेलो भाभी, इधर से आवाज आई। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। पापा, मैं आपसे ही बात करना चाहती थी। मैंने कई बार नितिन के मोबाइल में फोन लगाया तो वह बात नहीं करवाए, बोल देता था कि मैं अभी बाहर हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज भाभी के मोबाइल में लगाती हूँ। अच्छा हुआ आपने ही फोन उठा लिया। और कैसी है आपकी तबीयत? महेश जी गांव में रहने वाले व्यक्ति थे। फोन पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी बात शिखा के कमरे तक पहुंच गई। शिखा बाहर आते ही अपने मोबाइल ससुर के हाथ में देखकर गुस्से से भड़क पड़ी। यह बुढ़ा सुधरने वाला नहीं है। मैंने इसे मना किया था कि मेरी चीजों पर हाथ मत लगाया करे। बुढ़े तू भूल गया किचन में कैसे मैंने तेरा हाथ जलाया था। अब तूने आज मेरी मोबाइल भी ले लिया। यह बात इतने जोर से शिखा कह रही थी कि पूरा नम्रता के कानों तक पहुंच गई। महेश जी डरते हुए कांपते हुए हाथों से फोन कट कर दिया ताकि उनकी बेटी बहू की आवाज सुन ना पाए। फिर वह बोले, बहू यह तो नम्रता का फोन था। वह तो कई दिनों तक नितिन के मोबाइल में भी फोन लगाई, लेकिन नितिन ने बात ही नहीं कर पाया, इसीलिए आज तुम्हारे मोबाइल में लगा दी। मैं कुछ नहीं जानती, तू और तेरी बेटी, मैं तुम्हारे किसी खानदान को नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैं सिर्फ और सिर्फ नितिन को जानती हूँ। वह इतना कहकर अपना मोबाइल उठाई और कमरे में चली गई। वह आराम कर रही थी। नितिन भी कमरे में आ गया था। कुछ घंटों के बाद घर की डोरबेल बजी। इसकी वजह से शिखा की नींद टूट गई। तो नितिन ने कहा, पता नहीं कौन आया होगा। तो चिढ़ते हुए नम्रता ने कहा, और कौन होगा, तुम्हारे ही रिश्तेदारों की तो लाइन लगी है।
एक तुम्हारा बाप यहाँ आकर बैठा है, जीना हराम कर दिया है, और अब ना जाने कौन आया। नितिन दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने उसकी बहन नम्रता खड़ी थी और भाभी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यह बुढ़ा परेशान करके रख दिया। नितिन बहन को देखकर घबरा सा गया। उधर कमरे में पत्नी बड़बड़ा रही थी, इधर सामने बड़ी बहन खड़ी थी। उसने अपनी दीदी को अंदर बुलाते हुए कहा, आओ आओ, मैसेज नहीं किया, अचानक से आना हुआ, क्यों बिना बताए मैं नहीं आ सकती क्या? यह कहकर नम्रता कमरे के अंदर आई तो जल्दी से नितिन अपने कमरे में गया और बोला, अरे चुप करो, दीदी आई है, तुम्हारी सारी बातें सुन रही है। तो शिखा चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हारी बहन से डरती हूँ क्या? फिर वह भी मुंह बनाकर बाहर आई और बोली, अरे वो क्या है ना, बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही है और दूसरे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाभी की बात सुनकर बिना मन के नम्रता ने मुस्कुरा दिया और फिर अपने पापा के पास चली गई। बेटी को देखकर महेश जी को तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। कोई अपना था जो आज इतने दिनों के बाद उनके पास आया। अरे बेटी नम्रता, तुम आओ आओ, यह कहकर वह खुशी से मुस्कुरा दिए और उठकर बैठ गए। कैसे हो पापा? अब घुटने का दर्द कैसा है? तो महेश जी ने कहा, बस बेटी, चल रहा है, थोड़ा और ठीक हो जाए, एक और अंतिम बार डॉक्टर को मिलकर आऊं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। तो नम्रता ने कहा, क्यों, इतनी भी जल्दी क्या है पापा जाने की? महेश जी ने कहा, यह अपना घर थोड़ी ना है बेटी, परायों के घर में मैं कितने दिनों तक रह सकता हूँ? पिता के संपत्ति पर तो जबरदस्ती का बेटों का अधिकार होता है, लेकिन बेटे के संपत्ति पर कहाँ पिता माता का अधिकार होता है? नम्रता अपने पिता की तरफ देखी और बोली, पापा, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए, दिल्ली शहर का खाना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? तो महेश जी बेटी की तरफ देखे और फिर दरवाजे की तरफ नजर डालते हुए धीरे से बोले, बेटी, खाना शहर का हो या गांव का, मैंने कभी अन्न का अपमान नहीं किया। मैं तो सूखी रोटी भी खा लूं, लेकिन जब मुझे कुछ मिले तब ना। तुम मेरा छोड़ो और बताओ, दामाद जी कैसे हैं? तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं? यह कहकर महेश जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर दिए। बेटी, तुम तो अपने घर में सुखी हो ना? महेश जी का दूसरा हाथ नम्रता ने पकड़ लिया। हाँ पापा, आप मेरी चिंता मत करो। तभी महेश जी चीख पड़े और हाथ खींच लिया। नम्रता ने हाथ पापा का वापिस से पकड़ा और कहा, क्या हुआ पापा, दिखाओ तो। पूरा हाथ काला लाल हो गया था। वह तो नम्रता ने पहले ही सुन लिया था। फिर वह पापा से जानना चाहती थी, पापा यह आपका हाथ कैसे जल गया? महेश जी सोचे अब बात बढ़ जाएगी, कुछ दिनों तक तो और रहना है, तो उन्होंने कह दिया, बेटी, अपने लिए रोटियां सेक रहा था, इसीलिए तवे पर हाथ लग गया। पापा छुपाओ मत, मुझे सब कुछ पता है। फिर वह अपने पापा के हाथ में अपने पर्स में रखा हुआ क्रीम निकालकर लगा दी और बोली, पापा, इससे आपके हाथ को ठंडक मिलेगी और जल्दी आराम भी हो जाएगा। नम्रता पहले से ही सब कुछ सुन ली थी। इधर शिखा ननद के आने के बाद भी कमरे से निकलना नहीं चाहती थी, तो नितिन उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज शिखा, मेरी बड़ी बहन है, क्या सोचेगी कि भाभी मुझसे मिलने कमरे से बाहर भी नहीं आई? जाओ प्लीज, तुम 2-4 मिनट बिना मन के ही मेरी बहन से बातें कर लो, उसका मन रख लो, उसे बहुत बुरा लगेगा यदि तुम कमरे से बाहर नहीं निकली तो। शिखा ने कहा, बहन होगी तुम्हारी, मेरी नहीं। मैं तो तुम्हारे किसी खानदान वालों को जानती ही नहीं, और फिर मुंह उठाकर तुम्हारी बहन यहाँ मेरे घर क्यों आ जाया करती है? उसे बहुत पिता पिता का मोह है, तो ले जाकर अपने ही घर में रख ले। अभी साल भर पहले ही तो आई थी दोनों बच्चों को लेकर, कभी पिता के बहाने आ गई और कभी
भाई के बहाने हर रक्षाबंधन को टपक पड़ती है। कभी सुकून से रहने नहीं मिलता। साल में रक्षाबंधन भाई दोस्तों जैसा उसके लिए ही बना हो। तो नितिन ने कहा, उसका एक अकेला भाई हूँ और इसी शहर में रहते हैं दोनों, तो भाई बहन का मिलना तो उचित है ना। तुम इतना गुस्सा मत करो, बाद में जो कहना है कह लेना, लेकिन प्लीज अभी मेरी बहन से जाकर बातें कर लो। लेकिन शिखा थी कि कमरे से निकली नहीं। ऊपर से नितिन को कहने लगी, मेरे पास खड़े होकर मेरा मूड खराब मत करो। जाओ, तुम अपनी बहन के लिए चाय नाश्ता बनाओ और खिलाओ, मुझे आराम करने दो। भाभी कमरे से नहीं निकली तो नितिन खुद ही किचन में गया और चाय बनाने लगा। फिर चाय बिस्किट लेकर गया और बोला, और बताओ दीदी, कैसे हो? जीजा जी कैसे हैं? बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अब महेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़े, अच्छा, खुद अकेले आई है तो तुम्हारी बीवी अपने कमरे से नहीं निकली, एक कप चाय नहीं दी, एक गिलास पानी नहीं पूछी, और तुम बच्चों को और दामाद जी को बुलाना चाहते हो? क्यों बिना मन की बातें करते हो? अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं कि जिस तरह से वह हमेशा अपने माता पिता भाई बहन को अपने घर बुलाती रहती है, तो तुम्हारा भी तो अपना कोई है। तुम धरती से तो नहीं पैदा हुए हो। एक बूढ़ा पिता, एक अकेली बहन ही तो है, उन्हें भी वह कभी अच्छे से अपना नहीं माने। नितिन पापा की तरफ देखते हुए कहता है, पापा क्यों मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? आपको उसकी आदत तो पता है ना, वह फालतू का घर में बखेड़ा खड़ा कर देगी और आपकी दवाइयां होते होते रह जाएगी। प्लीज पापा, आप अपनी दवाइयों पर ध्यान दो और मेरे और शिखा के बीच में कुछ बोलने की कोशिश मत करो। इस तरह से भाई को जवाब देता हुआ देख नम्रता को भी बहुत गुस्सा आ रही थी कि अपनी पत्नी को नहीं समझाता, आया है पापा को ही समझाने। उसने चाय उठाया और बिना मन से पी लिया। पापा की तरफ भी चाय बढ़ा दिया। बिस्किट भी नम्रता ने पापा को ही दे दिया। फिर नम्रता अपना टिफिन खोली और अपने पापा को खाना देने लगी। लो पापा, मैं आपके लिए खीर और पूरी सब्जी बनाकर लाई हूँ। आज बहुत दिनों के बाद बेटी 8 पूरियां, एक कटोरी भर का खीर लाई थी, कटोरी भर की सब्जी। तो महेश जी उसमें से 4 पूरी, आधी कटोरी सब्जी खाए और आधी खीर खाए। फिर वह वहीं रख दिए। आज उनको पेट भर का भोजन मिला था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद आज पहली बार अच्छा भोजन मिला है। घर में मैं कच्चा पक्का बनाकर पेट तो भर लेता हूँ, लेकिन यहाँ यहाँ तो किचन में भी तेरी भाभी मुझे नहीं जाने देती। भाभी कमरे से नहीं निकली और ना ही शिखा को कुछ खाने के लिए पूछी। महेश जी ने कहा, बेटी, अभी भी तेरा लाया हुआ खाना बचा है, तू उसमें से कुछ खा ले। तो नम्रता ने बोली, पापा, मैं घर से खाना खाकर आई थी। मुझे भाभी का व्यवहार पता है कि जब भी मैं कभी भाई से मिलने जाती हूँ तो वह मुझे खाने पीने का नहीं पूछती, इसीलिए मैं उसके भरोसे नहीं आती। बस शहर में भाई रहता है तो कभी कभी दिल करता है तो उससे मिलने आ जाती हूँ। बेटी, तू यहाँ मत आया कर, क्योंकि तेरी भाभी की आदतें बहुत गंदी है। जब मैं गांव चला जाऊंगा तो तू मुझसे मिलने गांव ही आना। यहाँ तू कभी भाई से भी मिलने मत आया कर, तेरा कितना अपमान होता है। ऐसी भाभी से भी मिलकर क्या फायदा, और ऐसे भाई से जो अपनी बहन अपने पिता का भी नहीं हो सकता। नम्रता ने कहा, पापा, मैं वैसे भी बहुत कम आती हूँ और फोन भी नहीं करती। काफी समय तक नम्रता पापा के पास बैठी हुई बात करती रही। फिर सोने का समय हो गया। रात को 10 बजने लगे तो नम्रता ने कहा, पापा, अभी भी खाना रखा है, खा लो। महेश जी ने उस बचे हुए खाने को भी बड़े प्यार से खाया और अपनी दवाइयां खाई और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही महेश जी उठे और वह अपना खाया हुआ बर्तन धोने लगे और फिर उन्होंने हॉल में झाड़ू मारा
किचन में जो थोड़े बर्तन थे वह साफ करने लगे। पानी की आवाज से नम्रता की नींद खुली तो पापा बिस्तर पर नहीं थे। वह बाहर आई तो देखी पापा बर्तन धो रहे थे। नम्रता आश्चर्य से बोली, पापा आप तो बीमार हो, यह क्यों कर रहे हो? आपको किसने कहा? और आपके खाने का बर्तन क्या मैं नहीं धो देती? महेश जी बोले, बेटी तुम कितने दिन आकर करोगी? वैसे भी अब मैं थोड़ा थोड़ा घर के काम कर लेता हूँ। अपने घर जाऊंगा तो मुझे ही करना होगा, और यहाँ भी मैं अपना काम खुद ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो आज कई दिनों से काम करने की आदत हो गई है। तभी शिखा भी बाहर आ गई और कहने लगी, दीदी पिता की बड़ी मोह लग रही है, तो खुद ही पिता की जगह काम कर लो। तुम्हें तो काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तुम भी तो गांव की देहाती लड़की हो, गांव में पढ़ी बढ़ी हो, इसीलिए तुम्हें सारा काम आता है। तो अब जितने दिन तुम मेरे घर में रहो तो तुम ही सारा काम करो। यह सुनकर महेश जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, बहू यह कैसी बातें करती हो? मेरी बेटी भले ही गांव की है, लेकिन देहाती नहीं। उसे भी मैंने पढ़ाया लिखाया है। उसने भी बीए बीएड किया है। उसकी भी सरकारी टीचर की जॉब लगी थी। लेकिन मेरे दामाद जी ने कह दिया कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें घर से बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना घर गृहस्थी संभालो, मेरे माता पिता की सेवा करो, बच्चों का ध्यान रखो और घर में रहो। इसीलिए मेरी बेटी ने अपने परिवार के सुख के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिया, और मेरी बेटी को कोई शिकायत भी नहीं है। वह अपने सास ससुर और घर की सेवा करती है। यह सुनकर शिखा तो जैसे जल भुन गई। अरे तुम उनमें से मैं नहीं हूँ। जैसे कि तुम्हारी बेटी है, मैं नौकरी छोड़कर और तुम्हारी सेवा करूं, यह सोच भी कैसे लिया? नितिन भी आ गया और बीच में बोल पड़ा, पापा कैसी बातें करते हो? अरे जाओ आप दवाइयाँ खा लो, क्यों फालतू का बहस कर रहे हो? शिखा तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? तैयार नहीं होगी? यह कहकर वह अपनी बहन की तरफ इशारा करने लगा कि तू ही चुप हो जा, जबकि नम्रता अभी तक कुछ बोली भी नहीं थी। महेश जी बर्तन साफ करके अपने कमरे में चले गए। नम्रता अपने पिता के लिए नाश्ता बनाने लगी। आज शिखा की इतनी तो अभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह अपनी ननद को किचन से हाथ पकड़कर निकाल दे। वह अपने पिता के लिए हलवा बनाई और लेकर चली गई। फिर उसे पता था कि आज उसके भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो वह बाजार जाकर फूल का तोरण लेकर आई और द्वार में तोरण लगाने लगी। उसकी भाभी निकलकर बोली, यह क्या कर रही हो नम्रता दीदी? तो नम्रता ने कहा, भाभी आज आप दोनों का शादी का सालगिरह है ना, इसीलिए मैं दरवाजे पे तोरण लगा रही हूँ। दरवाजे पर तोरण लगाना शुभ होता है, और आज मैं घर को अपने हाथों से फूलों से सजाऊंगी। तो शिखा ने कहा, यह सब देहाती काम मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने तरीके से सजा लूंगी, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन आते ही होंगे। आज शिखा किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। कुछ समय के बाद उसके मायके वाले भी आ गए। नितिन ने अपने शादी के सालगिरह पर ऑफिस के दोस्तों को भी बुलाया था। वहीं शिखा की भी कुछ सहेलियां आई हुई थी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। किचन में खाना बन चुका था। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब तक नम्रता का पति सूरज भी अपने दोनों बच्चों को लेकर नितिन के घर आ गए। उन्होंने सोचा कि जाकर पापा को भी देख लूंगा, नम्रता को बुला लाऊंगा और साथ ही शिखा और नितिन को उनकी शादी की सालगिरह की बधाई दे दूंगा। लेकिन अपने साले के घर आने के बाद ना तो नितिन और ना ही शिखा ने उनका स्वागत कोई नहीं किया। नम्रता ही आगे बढ़कर अपने पति को पानी दी और उनका चाय नाश्ता का स्वागत किया। वह दोनों पति पत्नी तो अपने दोस्त सहेली और ससुराल वालों में व्यस्त रहे।
अब तक उन सब ने खाना भी खा लिया था, तो नम्रता ही किचन में जाकर दो थाली लगाई, एक अपने पिता के लिए और एक अपने पति के लिए। वह समझ रही थी कि भाभी मेरे पति को खाना नहीं पूछेगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। वह क्या कहेंगे कि पत्नी के मायके गए तो उसके भैया भाभी ने खाना भी नहीं दिया। इसीलिए वह अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने पति के लिए खाना लेने गई। वह दो थाली में खाना सजाकर ला ही रही थी कि किसी काम से शिखा किचन में जा रही। किचन के गेट पर ही वह दो सजी हुई भोजन से थाली देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी, नम्रता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में घुसने की और इतना सारा खाना दो थाली में निकाल कर किसके लिए लेकर जा रही हो। तो नम्रता ने कहा, भाभी तुम्हारे नंदोई जी आए हैं, इसीलिए पापा और नंदोई जी के लिए तुम्हारे खाना लेकर जा रही हूँ। तुम पार्टी में बिजी थी तो सोचा मैं ही दे देती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पति भी खाने आए हैं, क्या तुम्हारे घर पे खाना नहीं है जो यहाँ पर खाने चले आए? किसने बुलाया था? मैंने तो उन्हें फोन भी नहीं किया था। बिन बुलाए मेहमान आ गए तो मुझसे स्वागत की उम्मीद रखती हो। खाना अभी रखो। उसने दोनों हाथ से दोनों थालियां नम्रता की चुरा ली। नम्रता वहीं खड़ी अवाक सी भाभी की तरफ देखती ही रह गई। अब तक नम्रता का पति सूरज भी वहां पर आ गया और नितिन भी वहां आकर बोला, दीदी एक बार भाभी को पूछ तो लिया होता, क्या जरूरत थी मनमानी करने की। पार्टी खत्म होने के बाद खाना मिल तो जाता। अब तक महेश जी भी वहां आ गए और बहू के ऐसा व्यवहार और ऊपर से बेटे के ऐसे बोलने पर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आगे बढ़कर नितिन के गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। नालायक, तू एकदम से इतना बेशरम हो गया है। तेरी बहन के हाथ से तेरी पत्नी ने खाने की थाली छुड़ा ली। घर में देवता जैसे मेहमान दामाद जी आए हुए हैं। पूरा घर खाना खा चुका है और कह रहा है कि भाभी से पूछ लिया होता। अरे तू होता कौन है यह बोलने वाला? बस अब फैसला होकर रहेगा। तूने मेरा अपमान किया, मेरी बेटी का अपमान किया तो मैं चुप रहा, लेकिन तूने दामाद जी का अपमान किया। अपनी बहन के दो छोटे मासूम बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा। तेरी पत्नी को उन पर भी तरस नहीं आया कि बच्चे आए हुए हैं, उन्हें भी खाना खिलाना है। वह तो अपने मायके वालों और अपने ऑफिस के सहेली दोस्तों पर ही व्यस्त रही। अब तक जो घर में म्यूजिक और डांस का माहौल छाया था, घर में तनाव और झगड़े का माहौल हो गया। महेश जी जो अभी तक शांत और डरे सहमे रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब उनके बर्दाश्त से बाहर था जब उनके बेटी के हाथ से थाली छुड़ा ली गई। जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, नितिन, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा पिता। यह घर तूने अपनी कमाई से नहीं खरीदा है। अब तक मैं चुप था कि मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है, लेकिन जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से तेरा और तेरी पत्नी का हाल देख रहा हूँ। कान खोलकर सुन ले, मेरी नौकरी के रिटायर होने के बाद जो फंड के पैसे मिले वह मैं सब कुछ जमा करके रखता था। तेरे दिल्ली आने के बाद भी मेरे जो भी पैसे बचते थे वह मैं सब बैंक में जमा करता। मैंने अपनी एफडी तोड़वा कर तुझे 30 लाख रुपए दिए थे। वह पैसे तो मुझे वापस कर दे और मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। बेटी नम्रता, तू भी अपना सामान पैक कर ले, अपने दोनों बच्चों को ले और दामाद जी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ इतने अपमान का। लेकिन आज के बाद तू अपने भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। कभी पलट कर रक्षाबंधन ना भाई दूज अपने भाई से मिलने मत आना। अरे जो भाभी तुझे एक टाइम का भोजन नहीं दे सकती, ऐसी भाभी के घर आने से क्या फायदा। उठा अपना सामान और मेरे ऊपर भी एक एहसान कर दे बेटी, मुझे भी अपने गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन में बिठा दे। नम्रता के पति सूरज अपने ससुर को संभालते हुए बोले,
हाँ हाँ पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आप शांत तो रहिए। नम्रता अब अपने पिता के बैग भरने लगी। महेश जी ने कहा, बेटी मेरी सारी दवाइयां भर दे और चल, अभी मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। कल सुबह की ट्रेन में तो मुझे बैठा देना। नम्रता अपने पिता, पति और दोनों बच्चों के साथ अपने घर जाने लगी तो महेश जी पीछे मुड़कर वापिस आए और बोले, मैं तुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने में तू मेरे 30 लाख रुपए वापिस कर देना, और फिर इसके बाद तू कभी मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा देने भी मत आना। समझ गए ना? यह कहकर वह चल दिए और फिर बोले कि अगर तूने 3 महीने में मेरे पैसे वापिस नहीं किए तो तुझे मैं कोर्ट कचहरी के दर्शन करवा दूंगा। मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठा था। अपना समझता था कि बहू एक ना एक दिन समझेगी, दूसरे की घर की बेटी है, लेकिन वह क्या समझेगी, तू खुद ही पराया हो गया है। अब महेश जी लाठी टेकते हुए अपनी बेटी के घर चले गए। नम्रता अपने घर में जाकर पापा को समझाने लगी, पापा मेरे घर पर कुछ दिन रुककर और अपनी दवाइयां करवा लो। महेश जी ने कहा, बेटी अब मैं ठीक हूँ, मेरी दवाइयां तो चल रही हैं। जो भी मुझे जरूरत होगी तो यह मेरी दवाइयों का पर्ची है, मैं तुम्हें फोटो भिजवा दूंगा किसी के मोबाइल से, और तुम मुझे यहाँ से दवाइयाँ खरीद कर पार्सल भेज देना। जितना भी पैसा होगा वह सब मैं भेज दूंगा तुम्हें। बस इतना ही बेटा मेरे ऊपर एहसान कर दो। दामाद जी से कह दो कि वह सुबह सुबह मेरे गांव जाने वाली ट्रेन में मुझे बैठा दे। नम्रता लाख कोशिश करती रही, लेकिन महेश जी दिल्ली शहर में नहीं रुके और सुबह सूरज उन्हें उनके गांव जाने वाली ट्रेन में आदर और सम्मान के साथ बैठा दिए। महेश जी अपने गांव चले गए। इधर 3 महीने के अंदर ही नितिन और शिखा को वह घर खाली करना पड़ा और उनके पैसे भी उन्हें वापस करने पड़े। शिखा अपने मायके अपने माता पिता के घर भी रहने गई तो शिखा के माता पिता ने कह दिया कि मैं बेटी तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे घर पर भी बहू है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे घर का भी माहौल खराब हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बूढ़े पिता, अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। गलती तुम्हारी है, इसीलिए अब तुम्हें ही अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। इधर नितिन और शिखा को पैसा देने के बाद बिल्कुल वह कर्ज में डूब गए थे। दोनों रातों दिन मेहनत करते, कर्ज चुकाते और एक छोटे से मकान में अब किराए से रहने लगे थे। अपनी गलती का रोज प्रायश्चित करते, पति पत्नी एक दूसरे को दोष देते और झगड़ा करते। उनकी जिंदगी में अब सुख शांति रह ही नहीं गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।